हेलो लवली स्टूडेंट। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे और मन लगाकर अपनी तैयारी करने लग रहे होंगे एग्जाम्स की। कल जब मैंने लेक्चर्स एंड किया था तो मेरा जो टॉपिक था वो हमने कवर किया था रिसेप्टर्स के बारे में, इंटरन्यूरॉन के बारे में और हमारे इफेक्टर्स के बारे में। इन सब के बारे में हमने टॉपिक पे बात किया था। हमने कल के टॉपिक में एंडोक्राइन और न्यूरॉन के बारे में भी बात किया था, उनमें डिफरेंस जाने थे। हमने इन सारे टॉपिक्स पे बात किए थे। आज हमारा जो टॉपिक है इससे आगे स्टार्ट करने जा रहे हैं। अपनी एनसीईआरटी को साथ में लेके बैठना, क्योंकि एनसीईआरटी के साथ साथ हमें एक एक लाइन पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि इसी में असेशन रीज़न आएंगे। ये बात मैं आपको पहले ही कह चुकी हूँ। हमें लैंग्वेज, हम जब तक 2 से 3 बार एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे ना, हमारी दिमाग में वो फिट नहीं होने वाला है। प्लीज़ अपनी एनसीईआरटी अपने साथ लेके बैठना। चलो स्टार्ट करते हैं। बेटा कल मैंने आपको बताया था कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसकी यूनिट क्या होती है, हमारी न्यूरॉन होती है। कल हमारी इतनी बात हो चुकी थी। अब बेटा हम बात करने वाले हैं कि नर्व इम्पल्स क्या होता है और नर्व इम्पल्स के द्वारा जो ये सिग्नल है न्यूरॉन से कैसे ट्रांसफर होते हैं। आज इन सारे टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे। हमारा जो मेन टारगेट है वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, न्यूरॉन न्यूरॉन के बीच में जो साइनेप्स है उन सब के बारे में स्टडी करेंगे। जितना मैं टॉपिक बता रही हूँ आप उतना ही ध्यान रखना, ज़्यादा एक्स्ट्रा पॉइंट ध्यान रखने की कोई नीड नहीं है। पहली बात तो बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा यही क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स क्या होता है? तो बेटा नर्व इम्पल्स का मतलब होता है जो मेम्ब्रेन होती है, कोई भी मेम्ब्रेन हो उसके मेम्ब्रेन के एनवायरनमेंट में जो चेंजेस आ जाते हैं आयंस के, उसको हम क्या बोलते हैं? इम्पल्स बोलते हैं। ठीक है। अब होता क्या है, जैसे कि कल मैंने बताया था आप लोगों को कि जो डेंड्राइट्स हैं, डेंड्राइट हमेशा रिसीव करती है सिग्नल को साइटोन के थ्रू, फिर वो एक्सोन एंडिंग तक जाती है। ठीक है। अब होता क्या है कि ये पूरा का पूरा सिनेरियो चलता क्या है, यहाँ पर मैंने नॉर्मली एक डायग्राम बना रखा है। पूरा याद करने की नीड नहीं है, जो चीज बता रही हूँ सिर्फ उस पर फोकस करना। पहली बात तो बेटा कि हुआ क्या है, इस मेम्ब्रेन के अराउंड मैंने क्या कर रखा है कि मेम्ब्रेन के अराउंड चेंजेस ला रखे हैं आयंस की कंसंट्रेशन में, उसी को मैं नर्व इम्पल्स बता रही हूँ। अब सुनो ध्यान से। होता क्या है, हमारे कोई भी सेल उठा लो, हमारे अंदर पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और सेल के बाहर सोडियम आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। अगर मैं एक तरीके से ये बात कहूँ, हमारे सेल के अंदर नेगेटिव माहौल होता है एज कंपेयर टू बाहर के। ठीक है। क्यों होता है, क्या होता है, ये रीजन जानने की नीड नहीं है। बस इतना जान लो कि अंदर का जो सेल है वो नेगेटिव माहौल है और बाहर के क्या होते हैं? पॉजिटिव माहौल होते हैं। दूसरी पॉइंट, अंदर के साइड पोटेशियम की कंसंट्रेशन ज्यादा है और सेल के बाहर किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है? सोडियम की कंसंट्रेशन ज्यादा है। अब बेटा दूसरी चीज सुनना। होता क्या है, यही होता है इम्पल्स जनरेट करना, इन आयंस की कंसंट्रेशन में डिफरेंस आना, कि अंदर का माहौल पॉजिटिव हो जाना और बाहर के माहौल को नेगेटिव हो जाना, इसी को हम कहते हैं कि इम्पल्स जनरेट हो चुका है। ठीक है। हुआ क्या है कि यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ, नॉर्मली आप लोगों को पता है जैसे डेंड्राइट से क्या हुआ कि मेरे हाथ के ऊपर है, कोई भी कॉकरोच बैठ गया, कुछ भी बैठ गया, तो इसके नीचे न्यूरॉन्स के डेंड्राइट्स फैले होंगे। न्यूरॉन्स के डेंड्राइट्स रिसीव करके लेके जाएंगे किसके पास? साइटोन के पास। ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे क्या हुआ है, जब वो एकदम से जो प्रेशर पड़ा तो मेरे ना कुछ चैनल्स ओपन हो गए, जिसको सोडियम चैनल्स बोलते हैं हम, क्योंकि हमें बाहर का सोडियम अंदर भेजना है। तो वो चैनल्स के थ्रू सोडियम अंदर आ चुके हैं। अब जैसे ही वो अंदर आए तो उन्होंने क्या किया, अंदर का माहौल, एक्सोन के माहौल में क्या कर दिया? पॉजिटिव कंडीशन ज्यादा ले आए एज कंपेयर टू बाहर। ठीक है। कैसे लेके आए नहीं जानना, बस इतना कहना है कि पॉजिटिव अंदर का ज्यादा हो गया एज कंपेयर टू बाहर के एनवायरमेंट से। जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो हमारा जो नॉर्मली जो सेल होते हैं वो पोलराइज्ड होते हैं, वो सेल क्या हो गए? डीपोलराइज्ड हो गए। यानी कि क्या आ गया? इम्पल्स जनरेट हो चुका है। तो आपको सिर्फ डायग्राम क्या बनाना है, अगर क्वेश्चन आ जाता है तो सिर्फ आपको ये मेम्ब्रेन लाइन खींचनी है और अंदर का माहौल नेगेटिव और बाहर का पॉजिटिव बना देना। ऐसी कंडीशन को हमने क्या बोला हुआ है? पोलराइज्ड बोला हुआ है। ठीक है। अब ध्यान से सुनो। हुआ क्या है कि डीपोलराइज कंडीशन क्या कहेंगे, कि अंदर का माहौल पॉजिटिव हो जाएगा और बाहर का माहौल नेगेटिव हो जाएगा। दैट वन कंडीशन इज अ डीपोलराइज कंडीशन। इसमें क्या हो चुका है? इम्पल्स जनरेट हो चुका है।
ऐसे ही पूरे के पूरे एक्सोन में ये सिग्नल पास होंगे और हमारे लास्ट पॉइंट यानी कि एक्सोन एंडिंग तक पहुंच जाएंगे। इतना हो गया है क्लियर आप लोगों को? चलो, अब एक्सोन एंडिंग में ऐसा क्या कमाल करने वाले हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। देखो, पैनिक मत होना, मैंने अभी भी यही बात बोल रही हूँ। इसमें सिर्फ जितनी मैं चीजें बता रही हूँ उस पर ही फोकस देना, ठीक है? मैंने सिर्फ इतना बताया है, अभी मैंने क्या बताया, मैंने सिर्फ इतना बताया कि मेम्ब्रेन के आयंस की कंसंट्रेशन में चेंज आना, नेगेटिव एंड पॉजिटिव की उसमें कंसंट्रेशन में चेंज आना, उसी को ही हमने क्या बोला है, इम्पल्स जनरेट बोला है। पोलराइज सेल से डीपोलराइज सेल की कंडीशन में आ चुका है, ठीक है? हो गया इतना क्लियर? अब नर्व एंडिंग यानी कि हमारे एक्सोन एंडिंग में पहुंचने के बाद क्या होगा, अब उसके बारे में बता रही हूँ। अगर मैं बात करती हूँ एक्सोन एंडिंग पे, ये हमारा एक नॉब है, एक्सोन एंडिंग है, और ये दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट्स है। पहली बात तो एक चीज का ध्यान रखना, कई बार एमसीक्यूज के फॉर्म में तुम्हें क्या दे देंगे, एक सीक्वेंस दे देंगे, कहेंगे कि भाई इसका सीक्वेंस तुम बताओ कि ये इनमें से कैसे इम्पल्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में पास होंगे। तो हमेशा याद रखना, डेंड्राइट रिसीव करता है, फिर किसके पास जाता है, सेल बॉडी के पास जाता है, सेल बॉडी से फिर वो किसके पास जाता है, एक्सोन, और एक्सोन से किसके पास जाता है, एक्सोन एंडिंग पे। एक्सोन एंडिंग के बाद ये जब बाहर जाता है तो इसको रिसीव करने वाला जो दूसरा होता है वो कौन सा होता है, दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स होते हैं। फिर सेम प्रोसीजर, सेल बॉडी, एक्सोन एंड एक्सोन एंडिंग। इस चीज का केयरफुली ध्यान रखना, ठीक है? क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ये कई बार एमसीक्यूज के फॉर्म में इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं। दिखने में आसान होते हैं, एक्साइटेड में हम कई बार ये गलतियां भी करके आ जाते हैं, सो इस चीज का ध्यान रखना। चलो, अब मैं कह रही हूँ कि क्वेश्चन आ जाए कि साइनेप्स क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल साइनेप्स क्या होता है, दूसरा क्वेश्चन ये आए कि बताओ कि भाई एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को कैसे इम्पल्स पास कर रहा है। तो हमें क्या कराना पड़ेगा, हमें एक न्यूरॉन का एंडिंग बनाना है, हमें एक डेंड्राइट्स की मतलब स्ट्रक्चर बनाना है। अब होता क्या है बेटा, डेंड्राइट्स के पास क्या प्रेजेंट होते हैं, रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। रिसेप्टर्स क्या होते हैं, रिसेप्टर्स क्या काम करते हैं, कोई भी केमिकल जो होता है ना, उसी के लिए, उस सेल के लिए है या नहीं है, उसके रिगार्डिंग कुछ रिसेप्टर्स लगे होते हैं। वो केमिकल उस, अगर उस रिसेप्टर पे फिट हो गया तब तो वो क्या है, वो उसी के लिए आया है, उसी के अंदर चेंज करवाने के लिए आया है। अगर नहीं हो पाएगा तो वो वहां से चला जाएगा, ठीक है? ऐसा ही जैसे आप लोग जब दवाइयाँ खाते हो, बीमार पड़ते हो, तो कोई भी दवाई ले लो तो उसको नहीं है, उसकी आंखें नहीं है कि वो भाई इसकी हेडेक है तो हेडेक पे यानी कि ब्रेन में जाके ठीक करना है, या फिर इसको स्टमक पेन है तो स्टमक में जाके ठीक करना है। उसकी कोई आंखें नहीं है, वो क्या कर रहा है, वो ब्लड के फ्लो के साथ बह रहा है, और जहां जहां ब्लड लेके जा रहा है वो सबके सेल्स के ऊपर फिट होके देख रहा है कि अगर उसका है तो वो वहां पे चेंजेस करवा देगा, नहीं है तो वहां से वो चला जाएगा, ठीक है? तो अब देखो, इस डेंड्राइट्स के पास हमेशा याद रखना कि क्या प्रेजेंट होते हैं, रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे एक्सोन एंडिंग पे जो हमने माहौल बताया था कि अंदर का माहौल पॉजिटिव है और बाहर का माहौल नेगेटिव है, दैट कंडीशन मैंने क्या बोली थी, मैंने बोला था ये कैसी कंडीशन में है, डीपोलराइज स्टेट में है, ठीक है? अब क्या हुआ, लास्ट में आते आते यहाँ पे क्या होता है, इसकी वजह से, ऐसे माहौल की वजह से एक चैनल ओपन, मतलब एक रास्ता खुल जाता है कैल्शियम के लिए। कैल्शियम एंटर करता है, कैल्शियम जैसे ही एंटर करेगा, यहाँ पर कुछ स्नेप्टिकल वेसिकल प्रेजेंट होते हैं जिनके अंदर केमिकल प्रेजेंट होते हैं, जिसको केमिकल मैसेंजर कहते हैं, ठीक है? इस केमिकल मैसेंजर को क्या दिया जाएगा, इस कैल्शियम के द्वारा पुश किया जाएगा और बाहर के साइड इनको सिक्रीट करवा दिया जाएगा, मेम्ब्रेन से बाहर, एक्सोन एंडिंग से बाहर। अब ये जो एक्सोन एंडिंग से बाहर आ चुका है, ये हमारा केमिकल मैसेंजर है। अब ये केमिकल मैसेंजर दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से बाइंड होगा। जैसे ही दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से ये बाइंड होगा, दूसरे न्यूरॉन का भी क्या हो जाएगा, चैनल्स ओपन हो जाएंगे, किसके, सोडियम की रिगार्डिंग, और फिर सोडियम फिर एंटर करने लग जाएगा, और फिर वही वो दूसरा सेल भी क्या हो जाएगा, अभी वो पोलराइज स्टेट में था, फिर वो कौन सी कंडीशन में आ जाएगा, डीपोलराइज स्टेट में आ जाएगा। ऐसे सिग्नल ट्रांसफर होते हैं। क्वेश्चन आता है, मैम ये साइनेप्स क्या होता है? साइनेप्स बेटा एक केमिकल मैसेज, साइनेप्स की अगर मैं बात करती हूँ, साइनेप्स एक एक्सोन एंडिंग और डेंड्राइट्स के बीच के गैप को हम साइनेप्स कहते हैं, जिसमें केमिकल मैसेंजर रिलीज होता है, यानी कि हमारा न्यूरो रिलीज होता है। आगे बात समझ में? चलो, मैं एक बार आपको इजी टर्म में, इजी लैंग्वेज में आपको फिर से समझाती हूँ। क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चंस आए तो आपको पहले लिखना है, मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर्स बना देना, उन्हें बताना कि हमारा जो नॉर्मल सेल्स होते हैं वो, उसके अंदर पोटेशियम की कंसंट्रेशन ज्यादा है, दूसरा नेगेटिव ज्यादा है एज कंपेयर टू
बाहर के मेम्ब्रेन के बाहर का इन्वायरमेंट से। ठीक है, बस इतना है। ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं कि हमारा सेल कैसी कंडीशन में है, पोलराइज स्टेट में है। अब क्या हुआ, जैसे ही मैंने कहा कॉकरोच मेरे ऊपर बैठा, डेंड्राइट्स के ऊपर प्रेशर पड़ा और यहाँ से कुछ चैनल ओपन हो गए। चैनल का मैंने क्या बोला, सोडियम चैनल ओपन हो गए। सोडियम को एक टनल मिल गया, यानी कि एक गुफा मिल गई जहाँ से सोडियम जाने लग रहे हैं। अब सोडियम डेंड्राइट से गए तो उन्होंने क्या कर दिया, वक्त और हालात दोनों बदल दिए। क्या किया, उस एक्सोन के अंदर, उस एक्सोन के अंदर नेगेटिव से पॉजिटिव माहौल कर दिया एज कंपेयर टू किससे ज्यादा, बाहर के एनवायरनमेंट से। यानी कि अब हमारा जो न्यूरॉन है वो कौन सी कंडीशन में आ चुका है, डीपोलराइज स्टेट में आ चुका है। ध्यान रखना, ये बाकी के सेल्स नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सारे सेल्स हमारे शरीर के नहीं कर सकते हैं। पोलराइज से डीपोलराइज स्टेट में आने की जो कैपेबिलिटी है हर एक सेल के पास नहीं है। दूसरी बात, जब एंडिंग तक ये ऐसे ही पहुंचेगा, यहाँ पर एंडिंग तक पहुंचने, मैंने क्या कहा था, यहाँ पे भी एक दरवाजा है। वो दरवाजा किसका है, कैल्शियम का। अब यहाँ से कैल्शियम एंटर कर जाएगा और कैल्शियम कहेगा भाई, धक्का मारेगा किसको, स्नेप्टिकल वेसिकल्स को। उसके अंदर क्या है, उसके अंदर है हमारा न्यूरोट्रांसमीटर। और न्यूरोट्रांसमीटर को जैसे ही वो बाहर रिलीज करवाएगा तो वो हमारा कहाँ जाएगा, साइनेप्स में। साइनेप्स क्या है, एक एक्सोन एंडिंग और एक्सोन एंडिंग और न्यूरॉन डेंड्राइट्स के बीच का जो स्पेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, साइनेप्स बोलते हैं। आगे बात समझ में, ठीक है। और फिर ये हमारे किससे, यहाँ पे डेंड्राइट्स के ऊपर रिसेप्टर लगे होते हैं, उनसे बाइंड हो जाएंगे और फिर सोडियम चैनल फिर दोबारा ओपन करवा देंगे। आगे बात आई थिंक आप लोगों को ये क्लियर कट हो चुका होगा। एक क्वेश्चन आता है कि हमेशा ऐसा ही क्यों होता है कि एक्सोन से डेंड्राइट के पास सिग्नल ट्रांसफर होता है, अपोजिट क्यों नहीं हो सकता है। क्वेश्चन एक ये भी आता है। तो देखो, इसका आंसर सिर्फ इतना है कि डेंड्राइट्स के पास रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं और जो हमारे स्नेप्टिकल वेसिकल होते हैं वो एक्सोन एंडिंग पे होते हैं। इसलिए हमेशा एक्सोन एंडिंग से डेंड्राइट की तरफ सिग्नल पास होते हैं। आगे बात समझ में, हो गया इतना क्लियर। चलो बेटा, इसका ना मतलब क्या है, मैं जिन बच्चों को याद होता है ठीक है, जिनको याद नहीं होता कोई नीड नहीं है, बट मैं एक न्यूरो ट्रांसमीटर का नाम याद करवाना चाहूंगी, एसिटाइल कोलिन। अगर याद होता है वेल एंड गुड है, नहीं होता है तो भी चल जाएगा, एसिटाइल कोलिन। ठीक है, अब सुनो आगे, इसको अटेम्प्ट कैसे कर सकते हो। मैंने यहाँ से कुछ इजी मेथड लिखे हैं, जैसे एक तो ये लिखा हुआ है, एक मैंने यहाँ पर भी लिखा हुआ है, यहाँ पर आप लोगों को नोट हो रहा होगा। आप ऐसे क्वेश्चन आए ना तो डायग्राम और फ्लो चार्ट के फॉर्म में आंसर अटेम्प्ट करना, इंप्रेशन अच्छा होगा। ठीक है, अब फ्लो चार्ट के फॉर्म में मैं आपके ये आंसर्स लेके आई हूँ। आपके लिए मैं पढ़ देती हूँ। पहला, कि इंफॉर्मेशन किसके द्वारा कलेक्ट हो रही है, डेंड्राइट टिप्स के द्वारा। डेंड्राइट टिप्स से फिर किसके पास सिग्नल जा रहा है, सेट केमिकल रिएक्शन हुआ कुछ। ठीक है, और यानी कि हमारा क्या जनरेट हुआ, इलेक्ट्रिक इम्पल्स बोल दो या इम्पल्स बोल सकते हो। ठीक है, फिर क्या हुआ, इम्पल्स जो है डेंड्राइट से सेल बॉडी के पास गए, सेल बॉडी से कहाँ गए, एक्सोन के पास, एक्सोन से कहाँ गए, एक्सोन एंडिंग में, और एक्सोन एंडिंग में क्या हुआ, वहां से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कर दिए गए। और न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करने के बाद क्या हुआ, नेक्स्ट डेंड्राइट को इंफॉर्मेशन दे दी गई, यानी कि उसको भी मजबूर कर दिया गया इम्पल्स जनरेट करवाने के लिए। ठीक है, तो इम्पल्स हमारा क्या होता है, इम्पल्स का मतलब होता है मेम्ब्रेन के अराउंड जो डिफरेंसेस आते हैं आयंस कंसंट्रेशन में, उसी को ही हम क्या कहते हैं, इम्पल्स कहते हैं। आगे बात इतनी समझ में। यहाँ पे मैंने आपके लिए कुछ डेफिनेशंस लिखी हैं। स्टिमुलस की डेफिनेशन, स्टिमुलस क्या होता है, स्टिमुलस हमारे सराउंडिंग में जो रैंडम चेंज होता है, हमारी जो एक्टिविटी पे मतलब इफेक्ट डालता है, उसको हम स्टिमुलस कहते हैं। दूसरा, रिसेप्टर्स क्या होता है, रिसेप्टर वो सेल लगा लो, चाहे टिश्यू लगा लो, चाहे ऑर्गन लगा लो, जो कि स्टिमुलस को सबसे पहले रिसीव करेगा। मैंने अभी जस्ट आपको एग्जांपल बताया था, कॉकरोच हाथ पे बैठा, कॉकरोच जैसे ही हाथ पे बैठा, यानी कि मेरी स्किन ने सबसे पहले रिसीव किया, यानी कि मेरा स्किन क्या हुआ, रिसेप्टर्स हुआ। इफेक्टर, इफेक्टर ये है कि टिश्यू एंड ग्लैंड मसल विच एक्ट एज रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस रिसीव्ड। यानी कि इजी लैंग्वेज में बताऊं, होता क्या है, इफेक्टर क्या होता है, इफेक्टर वो है जो कि मतलब क्या है, इफेक्टर और रिस्पॉन्स को मैं दोनों को साथ जोड़ के बताती हूँ। क्या हुआ कि सिग्नल मेरे पास गया कॉकरोच का कि भाई कॉकरोच बैठा हुआ है। अब मेरा ब्रेन एनालाइज करेगा, मेरा ब्रेन क्या करेगा, उसको या तो कहेगा इसको ऐसे झाड़ दे, यानी कि इसको ऐसे फटकार दे, या फिर क्या करेगा, उसको ऐसे मारेगा दूसरे हाथों से, यानी कि ये मेरे इफेक्टर मसल्स के पास जाएगा, इफेक्टर्स को मजबूर करेगा इसको ऐसे मारने के लिए, ऐसे मारने के लिए मजबूर करेगा, यानी कि ये मेरा रिस्पॉन्स हुआ। और किसके द्वारा हो रहा है, इस हैंड के द्वारा, यानी कि ये मेरे इफेक्टर्स हुए जिसके द्वारा किया जा रहा है।